हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि अभी फ़िलहाल जो भी क्लास चलेगा वो झारखंड टेट को लेकर के चलेगा, जिसमें हम पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को झारखंड के 1 to 5 और 6 to 8 में जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होती है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके पेडागॉजी में, उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। आज मैं 2016 में जो 1 to 5 में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में, उसको लेकर के मैं आया हूँ। आप लोग आशा है कि इसको पसंद भी करेंगे और ये आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी भी सिद्ध होगा, क्योंकि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है कि आप उसके पहले के जो एग्ज़ाम हैं उसके पैटर्न को समझना। इसी को ध्यान में रख कर के मैंने आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो था, जिसमें कि पेडागॉजी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। सिलेबस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। इस बार भी क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पर और सेम सिलेबस भी रहा है, सिर्फ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई है। जो अभी तक अनुमान है, क्योंकि 2019 में जो नियमावली आई थी, जो सिलेबस तैयार किया गया था, उसके अनुसार से सेक्शन तो सब वही है। ठीक है, तो आइए हम आज बात करते हैं कि 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको पता होगा, यदि आप बैठे हैं और नहीं बैठे हैं तो आपको बता दें कि उसमें से 60 क्वेश्चन 1 to 5 में पूछे गए थे मैथ और EVS से। मैथ से 30 क्वेश्चन थे और EVS से भी 30 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन हुए, तो 60 क्वेश्चन थे EVS प्लस मैथ से। आपको यहाँ बता दें कि अभी जो फ़िलहाल होने की संभावना है, टीचर जो वैकेंसी आने वाली है झारखंड में, जिसमें बात हो रही है झारखंड में टेट होने की, तो उसके बारे में बता दें कि उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया गया है कि मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि ध्यान में रख लें आप लोग कि एक बार ज़रूर 2016 और 2013 का जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लें। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर तीसरे क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की मैथ को ज़रूर पढ़ लें। तीसरे क्लास से 8 क्लास तक की यदि आप EVS पढ़ लें या फिर SST पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, तो आपको एक्स्ट्रा किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि जो आज क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, यदि आप उसको भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 to 8 का जो भी सिस्टम है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके 1 to 5 में, वो 1 to 8 में बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब उसी सिलेबस से टैली किया गया है। यदि आप उसको ध्यान से, यदि आप मैथ पढ़ाते हैं क्लास 8 तक में, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस समझना है कि है क्वेश्चन क्या और पूछा क्या गया। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 2016 में भी जो पूछा गया था, इतना भी टफ नहीं था कि क्वेश्चन को सॉल्व न किया जा सके, और विद इन मिनट में, विद इन सेकेंड कह सकते हैं, विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन बनने वाला था। जैसे आपको इस बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा हुआ है। आज मैं लगभग 20 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। यदि समय ज़्यादा ना रहे, 1 घंटे का तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यदि प्रयास करूंगा कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन को आपको बता दें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको यहाँ देखेंगे तो कहीं ऑप्शन मैंने नहीं दिया। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि मैं खुद इसको बनाऊंगा सभी क्वेश्चन को, तो ऑप्शन की ज़रूरत ही क्या है, आपको बता देंगे कि इसका बनाएंगे क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि बहुलक ज्ञात करें। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप यदि मैथ पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, नए क्वेश्चन नए हैं मैथ्स में, मैथ्स का कभी रिलेशन नहीं रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि बहुलक आप पढ़ लें। बहुलक में आपको यदि पढ़े होंगे मीन, मीडियम, मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक को एक बार पढ़ लें। अब ऐसा नहीं कि उसका डीप नहीं जाना है, लेकिन माध्य कैसे निकाला जाता है, क्या सिंपली फार्मूला होता है, माध्यिका का क्या फार्मूला होता है और बहुलक का क्या फार्मूला होता है, उसको ज्ञात कर लें। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें से करना क्या था कि देखिए, यहाँ यदि हम क्वेश्चन को एक नज़र से देखें तो इसमें 1, 2, 3 और 4 की संख्या को लिखा गया है।
इसमें आपको देखना था कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। तो एक यहाँ 2 बार और एक 3 बार लिखी गई है, 2 1 2 3 4 बार लिखी गई है, 4 1 बार और एक 2 बार। तो यहाँ संख्या जो देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4 4 बार किसकी संख्या है, तो 2 की। ठीक है, तो बहुलक कौन होगा, जैसे हम यदि इसको ज्ञात करें तो एक कितने बार लिखा गया, इसको देखिए, तो 1 2 3 बार। ठीक है, 2 कितनी बार लिखा गया, 4 बार। 3 कितनी बार लिखा गया है, तो 3 लिखा गया है एक बार। ठीक है, और 4 कितनी बार लिखा गया है, तो 1 और 2 बार। अब इसको हम यदि जोड़ दें तो 4 3 7 4 11 2 13, यानी कि संख्या ये टोटल कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो गिन करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा संख्या हो रहा है। 1 की संख्या कितनी है, 3 बार। 2 की संख्या कितनी है, 4 बार। 1 2 3 4। 3 की संख्या कितनी है, 3 की संख्या कितनी है, एक ही बार है, यहाँ 4 बार लिखा गया है, एक बार है। और 4 की संख्या कितनी है, 2 बार। 4 3 7 1 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 संख्या। ठीक है, 10 संख्या हो गया। अब इसमें से यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या लिखी गई है, तो 2 लिखी गई है। कितनी बार, तो 4 बार। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बहुलक कौन होगा, तो 2 होगा। यानी कि बहुत संख्या में कौन संख्या है, तो 2 संख्या। आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब आगे का क्वेश्चन में यदि हम देखें तो आगे का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि L तथा M रेखा O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और चित्र जैसा कोण बनाती है। चित्र में यहाँ दिया गया है। ठीक है, यदि x बराबर 45 डिग्री है तो y, z और u का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, ये क्वेश्चन को आप बनाने के लिए कहेंगे कि सर बनाया कैसे जाएगा और कौन से क्लास में दिया हुआ। तो यदि आप सिंपली यदि आप 6-7 क्लास का मैथ आप देखेंगे, जो कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलता है, उस 6-7 के मैथ्स किताब में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको ज्योमेट्री का जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया था। जैसे शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं, किसको कहते हैं, सम्मुख कौन किसको कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसमें से कहता है कि यदि एक रेखा है जो सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा पर कोई भी एक सीधी रेखा यदि बीच में काटती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, शीर्षाभिमुख, यानी कि शीर्ष एक होगा और मुख 2 होंगे। तो इसको यदि देखें तो ये कोण जो है और ये कोण, दोनों कोण बराबर होगा। इसमें ये L दिया हुआ है, ये M है, यहाँ का जो कट रहा है एक जगह पर उसको O माना गया। तो यहाँ का दिया हुआ कि ये 45 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब यदि ये एक रेखा है, ये रेखा, इस पर एक कोण बना हुआ है, तो एक रेखा टोटल कितने डिग्री का होता है ये आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री एंगल का होता है। एक रेखा जो है उस कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ यदि इसको दिया हुआ कि ये 45 है, तो 45 में इधर इसको इसका मतलब है कि ये दोनों मिला करके 180 होगा। तो 45 यहाँ दिया हुआ, तो इसको निकालने के क्या करना होगा, 45 180 में घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 4 गया तो 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री हो जाएगा। अब यदि इसका आपको ज्ञात हो गया कि 135 डिग्री है, तो ये भी 135 डिग्री, तो इसका शीर्षाभिमुख इधर 135 डिग्री ये भी होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि y, z और u का मान ज्ञात कीजिए। y क्या हो गया 135, z क्या हुआ 45 और u क्या हुआ 135। अब ऐसे करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए हम आपको शुरू से ही पहले की वीडियो में भी आपको बताया कि ज़रूर आप मैथ्स का 3 से लेकर के 8 तक का ज़रूर बुक बना लें, क्योंकि यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि कुछ टफ भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑप्शन काट लेंगे। ऑप्शन यदि देखिए, कोई एग्ज़ाम जरूर कैसे निकलता है, एग्ज़ाम जरूरी नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन में से 60 70 80 क्वेश्चन आपको आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी
हमारे दोस्त हैं जो कि 30 और 40 क्वेश्चन जानते हैं, अच्छे तरीके से 30-40 क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन बाद का जो क्वेश्चन है यदि 30-40 और वो सही करते हैं तो उसमें उनका कहना है कि हमने उसमें ऑप्शन काटा। ऑप्शन काटा कहने का मतलब है कि बनाए, उसमें से देखे कि लगभग 130-35 आ रहा है, तो उसमें से ऑप्शन में देख रहे हैं कि 200 नहीं होगा, 100 से नीचे नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट रहा है, बस बाकी 2, तो आपका पॉसिबिलिटी सही होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ऑप्शन को काटना भी आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 45 यहाँ दिया होता है तो 135, 45 और 35। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन को एकदम जैसे कहा जाता है कि बच्चों को सिखाने वाला क्वेश्चन है कि हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बताओ बाबू 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्वेश्चन कहा है कि 3 संख्याओं की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं की सबसे बड़ी कितना हो गया, तो 999, और सबसे छोटी कितना हुआ, तो 100। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें बताने की क्या बात, कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको समझना पड़ेगा। और अब यदि इतना भी नहीं आएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है, तो भैया मैथे बनाना बेकार है, बेकार में मैथ बना रहे हैं यदि इसको भी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सभी आकृतियों के छायांकित भाग का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो ज़्यादा डीप पढ़ते हैं वो कन्फ्यूजन करेंगे, और जो सिंपली क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो आसानी से बनाएंगे। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन को 1 to 5 या 6 to 8 का जो मैथ्स का क्वेश्चन है 1 to 5 में खास करके, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, ना कि आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि आप ग्रेजुएशन का मैथ बनाना जानते हैं कि नहीं, ये नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पढ़ाना क्या है, 1 to 5 के बच्चे को, और 1 to 5 के बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए कि उसको ऐड कैसे पढ़ाना है, सब्सट्रैक्ट कैसे पढ़ाना है, मल्टीप्लाई कैसे सिखाना है, डिवाइड कैसे सिखाना है, उसको काउंटिंग कैसे सिखाना है, टेबल कैसे सिखाना है, ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें जितना अच्छा पकड़ होगा उतने अच्छे तरीके से आप बताएंगे बच्चों को। यही अल्टीमेटली चेक करना है एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ देखिए कि इसका मतलब क्या है कि इसको क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। सॉल्व क्या करना है कि इसको आप 1 मानिए तो 1/2 भाग, इस आधा का भाग कलर किया हुआ है, इसमें भी 1/2 भाग कलर किया हुआ है, इसका 1 भाग कलर किया हुआ है, उधर भी 1/2 है ना, प्लस उधर भी, जैसे यदि हम उसको 1 माने, 2 मानेंगे तो 2/2 हो गया, तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है, 1/2 भाग उसमें भी। अब चारों को यदि हम जोड़ दें तो जितना जोड़ेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब 2 कहिए तो 1 + 1 + 2 + 1 + 1, ये आंसर हो जाए। इसको जोड़ देंगे, 1 1 2 2 4 1 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आप इसको समझिए कि क्वेश्चन को पूछा क्या है। इस तरह से क्वेश्चन, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने की संभावना बनती है। ये सिर्फ आपको पकड़ने, कन्फ्यूजन कराने के लिए क्वेश्चन है कि आप कन्फ्यूज करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a/b = 1/2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a/b = 1/2 है, तो a + b/a - b का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ देखिए a = 1 दिया हुआ है और b = भी 2 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आप इसमें बैठा दीजिए 1 + 2, और a का मान कितना दिया हुआ है, 1 - 2, इसको हल कर दीजिए, 3 - 1 = -3 हुआ आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मान को बैठा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है कि 2 संख्याओं, अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन को बनाने के से पहले आप ऐसे करके भी इसका क्वेश्चन को याद कीजिए कि हो सकता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि a + b और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, या a + b का होल स्क्वायर और a - b क्या होगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने का घर में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब आगे
क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनखंड 5/4 है, ठीक है। उसमें से पहली संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा उसको हम खाली ऐसे दूसरे तरीके से बताते हैं। दो संख्या मान के चलिए कि 2 × 3 है बराबर क्या रिजल्ट आया 6। अब कहता है कि एक संख्या आपको मालूम है और दूसरी संख्या नहीं मालूम है। हमको 2 को 1 से गुना करेंगे, 6 आया है, से सुम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, तो 5/6 है, सॉरी 5/4 है, 5/4 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 5/4 है। उसमें से पहली संख्या जो है वो है 5/6। 5/6 पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ x कर दीजिए। तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा कि इसको इससे भाग देंगे तो 5/4 भागा देंगे 5/6 से। इसका मतलब 5/4 ऐसे होगा और इसको पलट देंगे 6/5। 5 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब कि 3/2 आंसर हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए सिर्फ समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछा। अब यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को तो इसको इस रूप में समझिए कि सिंपल सा एग्जांपल लीजिए अपने दिमाग में कि 2 को हम 3 से गुना करते हैं तो रिजल्ट आया 6। तो पहली संख्या 2 हुई और दूसरी संख्या 3 हुई। यदि पहली संख्या आपको मालूम है और दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, 6 को पहली संख्या से भाग देंगे। तो उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का गुणनखंड आपका दिया हुआ 5/4 है, पहली संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। जो गुना करने के बाद आया दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है उसको पहली संख्या जो है उससे भाग दे देंगे। तो 5/4 को भाग देंगे 5/6 से, ठीक है। इसका मतलब 5/4 होगा और ये पलट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। 5 5 कट गया, 6/4 होगा, इसको काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका 6 क्वेश्चन। अब इससे आगे का क्वेश्चन भी आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये एक संख्या दिया हुआ है और निम्न में से किससे विभाज्य है, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन में हम लिख दिए कि अब पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 11। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन से बनाने के लिए आपको कम से कम संख्याओं से कैसे विभाज्य होता है उसको याद करना। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या जो है, जैसे हम यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लेते हैं 7 3 8 6 0 3 8। अब इस पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कटता है क्वेश्चन से, ठीक है। 2 से कटने का नियम क्या है, तो 2 से कटने का नियम है कि यदि उसका इकाई की संख्या इधर 8, इकाई की संख्या यदि 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगी। ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब 4 से विभाज्य इसे समझ लीजिए। 4 से विभाज्य है कि यदि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कि क्या बनेगा 38 यानी 38। इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है यदि 4 से कट जाता है, ठीक है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ 38 4 का पहाड़ा में देख लीजिए, 4 9 36 होता, 38 तो होता नहीं है। तो 4 9 36, इसका मतलब 38 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद 8 देख लीजिए। 8 है इकाई दहाई और सैकड़ा यानी कि 3 अंकों लास्ट जो 3 डिजिट है उससे बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाला संख्या क्या है, तो 38। तो इसका मतलब है 38 तो 8 से कटेगा नहीं, तो ये भी संख्या 8 से नहीं कटने वाला। तो आपको बताया 2 4 और 8 से। अब आइए देखते हैं 3 से। तो 3 से में क्या होता है कि आप सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। क्या 7 3 10 10 8 18 18 6 24 24 3 27 27 और 8 35। 35 को फिर ऐसे लिखेंगे
35 ऐसे लिखाएगा। 35 को 3 5 क्या करेंगे तो 8, 8 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। यानी कि संख्याओं को जोड़ने पर यदि 3 से वो डिविजिबल हो जाता है, 3 से कट जाता है, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 का नियम है। ठीक है, 4 आपको बता दिए थे। 5 का है कि 5 जिससे यदि आपको ज्ञात करना है तो यदि उसकी कोई भी संख्या का इकाई संख्या यदि जो है वह 0 हो या 5 हो, ठीक है, 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, 6 से कहता है कि यदि देख लीजिए कि 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब 7 से आपको काटना पड़ेगा। 8 आपको बता दिए। 9 से भी सेम वैसे ही प्रोसेस आप कर लीजिए जैसे 3 का प्रोसेस है। और 11 में क्या करना है कि अल्टरनेट लीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और इसको जोड़िए और फिर इसको अल्टरनेट करके जोड़ना है। तो 7 8 15 और 8 कितना हो गया 23। इसको जोड़ेंगे 3 6 9 3 12। तो यदि इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। यदि 11 से वो कटता है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगा। तो ये संख्या देखिए कट रहा है 11 से, और यहाँ पूछा निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से तो देखिए ये नहीं विभाज्य है, 4 से विभाज्य ही नहीं है, 9 से भी विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य होगा, 11 से आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको सोचा कि ये चैप्टर आपको बता दें, क्योंकि यदि आप पढ़े हैं, कुछ लड़के जो थे वो व्हाट्सएप किए थे कि सर मैथ किससे पढ़े, RS अग्रवाल बनाए या सुमित्रा का जो किताब आती है उसको पढ़ें। तो भाई RS अग्रवाल या और जो है किताबें मार्केट में है वो किताबें बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है जो SSC का है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैथ से होते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके लिए आप RS अग्रवाल बनाइए या जो भी मार्केट में बुक आते हैं उसका क्वेश्चन बनाइए। लेकिन यदि आप टीचर के लिए भर रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन है तो उसका स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड है। अब इसके लिए यदि RS अग्रवाल को उतनी मोटी बुक और एक चैप्टर में लगभग 150-200 क्वेश्चन है, बना लीजिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मना नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपके पास लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में सिर्फ आपका मैथ ही नहीं है, बाकी और भी सेक्शन है, यदि आप उसको नहीं तैयार करेंगे तो यहाँ भी फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें यदि आपको पास करना, ठीक है, तो आप और सिर्फ पास ही नहीं होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे तो एकदम ऑलरेडी आप 20 क्वेश्चन बना करके आएंगे। इतना तो आप कंफर्म कर रहे हैं आपको, यदि आप 8वां तक का किताब आप बना लेते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक का कोई क्वेश्चन में लगा कि टफ है, बना सकते हैं इजीली। आगे देखिए, कहता है समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ कर्ण की लंबाई ज्ञात करें तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसका कर्ण का लंबाई, कर्ण बराबर क्या होता है सो आप समझिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये दोनों भुजा दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 और 4 चौके 16 यानी कि 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आप फॉर्मूला है और फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ना कि आपको यदि इस क्वेश्चन को नहीं आता है, ये फॉर्मूला नहीं आता तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। तो रैखिक युग्म बनाता है तो हम आपको बताएं कि एक रेखा जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस फिगर में ये पूरा यदि हम एक कोण बनाते हैं AOC को तो ये 180 डिग्री हुआ। अब 180 में ये एक एंगल ये हो गया और एक एंगल हुआ AOB का, यानी कि ये वाला। तो दोनों का मान दिया हुआ है, एक का मान दिया 4x और दूसरा का मान दिया हुआ है 2x। यानी कि यदि हम कहें तो 4x प्लस 2x
बराबर 180 होना चाहिए, दोनों को मिला करके तो 180 होना चाहिए ना। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 दूनी 6 x हो गया बराबर 180, तो 6 तिया 18 यानी कि x बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यदि आप 8वां तक की किताब बना लीजिए, 6 से लेकर के 7, 8 तक में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब क्या होता है, उस परि मतलब चारों और माप मतलब माप, यानी कि उसके चारों ओर का माप। एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण है, विकर्ण कहता है कि ये यहाँ से यहाँ एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, तो आप इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका एक हम यदि ऐसे ले लें, ये हमेशा समचतुर्भुज का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ तो निकाल चुके थे एक बार, 4 चक 16 और 3 तिया 9, यानी कि 16 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 5 आया। अब 5 का इधर 5 हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसका मतलब 4, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब 4, भुजा चारों भुजा जिसकी बराबर हो समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का एक भुजा 5 हुआ, इसका मतलब चारों भुजा। अब चारों भुजा को हम परिमाप निकालेंगे, तो चारों भुजा का हो जाएगा ये 20, तो 20 क्या होगा परिमाप इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि हरि जो है वो 70 मीटर त्रिज्या, यानी कि यदि इसको केंद्र माने, ये 70 मीटर माने यहाँ से, तो ये 70 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कहीं रास्ता है, उस रास्ते को मार्ग को वो 4 चक्कर लगाता है। यहाँ से वो एक दिन में 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, कहता है कि वह प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलता है, ये कितना है, तो 70 मीटर। यहाँ ध्यान में रखेंगे यूनिट को, यहाँ फंसाने का क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन आपसे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका होगा मीटर में है, और ऑप्शन मीटर वाला भी देगा और किलोमीटर वाला भी देगा। आप तुरंत बनाइएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में मीटर वाला मार करके आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि ये मीटर में यहाँ यूनिट दिया और किलोमीटर हमको पूछा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि इसका यदि एक चक्कर, इसका भी परिमाप कह सकते हैं कि ये वृत्त का परिमाप पूछा है, या इसको यदि वृत्त के अनुसार से करें तो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई r, है ना, r यानी कि रेडियस, जिसको त्रिज्या लिखा गया। तो यहाँ लिखा है कि 2 गुना 22/7 गुना r बराबर हो गया 70। ठीक है, अब चूंकि 4 चक्कर लगाता है तो अब यही 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा जो भी होगा। अब 7 दहें 70, अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 2 गुना 22 गुना 10 गुना 4। ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और दूनी 16 एक 17, यानी कि 1760 मीटर, 1760 मीटर वो चलता है रोज। ठीक है, अब 1760, लेकिन आपको अब देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा, आपको क्या लिख देगा 1760 मीटर, ऑप्शन में आपको मीटर भी रहेगा और 1760 किलोमीटर ये भी दिया हुआ रहेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में यदि आप ये दिया हुआ 1760 मीटर, यहाँ ऐसे 1.76 कर दिया और 1.760 किलोमीटर किया हुआ। अब बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। आप तुरंत मार करके आए, देखे क्या 1760 मेरा आया 1760, ये नहीं देखे कि किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को जरूर देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछता है और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन कहीं कहीं आपको फंसा देगा। अब यहाँ पूछा था कि किलोमीटर में हमको निकालिए, तो 1760 मीटर आया, इसको किलोमीटर में क्या करेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000, 1000 से इसको भाग दे दीजिए, यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मतलब 1.760 किलोमीटर हो जाएगा। ये देखिए कि ये कहाँ है,
तो ये है 1.76 किलोमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि कहाँ ऑप्शन में हमको कहाँ फंसा रहा है और कहाँ हम फंस सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वर्गों की परिमाप 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। देखेंगे दो वर्गों का परिमाप, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर एक 12 है एक 24 है, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो बड़ा वर्ग जो है वो इसको ऐसे बना देते हैं और छोटा वर्ग को ज़रा छोटा बनाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, बड़े वर्ग का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर परिमाप मतलब उसका चारों ओर। तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप फॉर्मूला यदि आप देखेंगे, वर्ग का परिमाप तो होता है इसका 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। ठीक है, तो इसका दिया हुआ 24, तो भुजा यानी कि जिसको काटेंगे तो 6, इसका मतलब 6 हो गया एक का। और दूसरा का कितना होगा, तो यदि इसका कितना था 12, तो 12 बराबर 4 गुना भुजा, तो इसका कितना होगा 4 या 12 यानी कि 3। इसका हो गया कितना 4 और ये हो गया 3। ठीक है, नहीं इसका 6 हुआ, बड़ा वर्ग का भुजा जो हुआ 6 और छोटा का हुआ कितना 3। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर एक आया कितना 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और इसका लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ 3 का स्क्वायर बराबर 3 या 9। अब देखेंगे 36 और ये 9, क्या पूछा था, बड़ा वर्ग जो है वह छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो कितना गुना हुआ 9 चौक 36 यानी कि 4 गुना हुआ, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद अरुण अपने 3 साल पहले की आयु का 3 गुना है हो जाएगा, तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अब ऐसे देखिए। पहले मतलब जैसे अभी मान के चलिए कि मेरी आयु 30 इयर्स, ठीक है, मेरी आयु जो है वो 30 साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी आयु होगी, तो 5 साल पहले यानी कि 30 - 5 यानी कि 25 साल। आज से बाद कितना 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल यानी कि 30 + 5 यानी कि 35। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि पहले की बात करें, यदि आयु है वर्तमान आयु से कोई भी ईयर्स पहले की बात करें तो उसको घटाना है, और यदि बाद की बात करें तो प्लस करना है। तो यहाँ क्या कहता है कि 3 साल बाद अरुण अपने 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो हम क्या कहें कि अरुण की आयु को अभी मान लेते हैं x, अरुण की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु मान लेते हैं x। तो 3 साल पहले कितना हो गया भाई, 3 साल पहले हो गया x + 3 प्लस x - 3 हो जाएगा 3 साल पहले का, और 3 साल बाद का कितना होगा, 3 साल जुड़ जाएगा भाई, 3 साल बाद x + 3। अब कहता है कि यदि इसको देखें x + 3 जो है वो x - 3 का 3 गुना है। 3 साल पहले का जो एज है वो 3 साल बाद का 3 गुना छोटा है, तो इसको 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो x + 3 बराबर 3x - 3 या 9। अब इसको इधर कर दीजिए, x - 3x बराबर -9 - 3, तो ये हो जाएगा -2x बराबर -12, माइनस कट गया, 2 × 6 = 12 यानी x बराबर 6 वर्ष। अब यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन इस तरह का लगे तो आप देख लीजिए, 6 का 3 साल बाद कितना हो गया 9, और 6 का 3 साल पहले कितना हो गया 3, तो 3 का 3 गुना हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका उसमें। अब 4 क्वेश्चन और हैं, और भी क्वेश्चन है, अभी 13 क्वेश्चन हुए, और भी लगभग 13 और 15 और 2 17 क्वेश्चन और थे।
लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन पेडागॉगी थे। आपको पेडागॉगी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। तो पेडागॉगी में क्वेश्चन था सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या होता है। आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। खाली हम पेडागॉगी आपको बता रहे, बस ऐसे आपको बता रहे सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा इसमें पेडागॉगी में, मैथ्स टीचिंग में भी क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा था उसमें 2016 में। सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का पहला चरण क्या होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप यानी कि माइक्रो टीचिंग, आप ध्यान में रखिए कि पहला क्या बताए थे आपको। जब पहला चैप्टर टीचर के बारे में आपको हम शुरुआत में बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे थे पेडागॉगी में, तो एम क्या होता है। एम होता है उद्देश्य और उद्देश्य का विकास। तो इसका क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होगा, स्टूडेंट में कौशल का विकास करना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कौशल का विकास करने का उद्देश्य। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा उसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट किसका तैयार किया जाता है, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अब देखिए हम अपने जो टीचिंग करते हैं उसके आधार पर बता रहे हैं कि टीचर जो है वो जब टीचिंग करता है तो उसमें ब्लूप्रिंट किसका तैयार करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है प्रश्न पत्र के। जब वो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है तो उसके लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए। तो कोई भी आप यदि मूल्यांकन करना चाहते हैं और वो रचनात्मक मूल्यांकन यदि करना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होने चाहिए प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ भी क्वेश्चन होने चाहिए। साथ में उसमें उस क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे अभी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 11 क्वेश्चन गलत किया गया, 11 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था या तो क्वेश्चन गलत था, इस तरह का क्वेश्चन, तो वो विश्वसनीयता को खो रहा है। तो यहाँ आपको विश्वसनीयता भी उस क्वेश्चन की होनी चाहिए। दूसरा उसके साथ साथ में उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का उससे कोई मतलब नहीं, ना तो उसके अधिगम्य को वो प्रभावित कर सकता है, ना उसके आने वाले फ्यूचर के लिए वो जरूरी है। तो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसका बुद्धि का भी विकास में वो सहयोग कर सके, उसके सोचने की क्षमता को बढ़ा सके। कहने का मतलब है कि कोई भी जो मूल्यांकन किया जाता है उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में वस्तुनिष्ठता भी होती है, उस उद्देश्यों में लंबे प्रश्न भी, क्वेश्चन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं, साथ साथ में विश्वसनीयता भी होती है, कौशल विकास करने की उद्देश्य भी छिपी हुई होती है, उसमें सोच विकसित करने की भी, बच्चों का सोच कैसे विकसित किया जाए ये भी उसमें कहीं ना कहीं उद्देश्य छिपा हुआ होता है, प्रासंगिकता भी होती है। तो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती है। अब ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ रहता है उसके आधार पर अब इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है एग्जाम में तो निश्चित तौर पर उसमें से एक ऑप्शन इनमें से सभी रहता है। तो ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन में इनमें से सभी का आंसर सही होता है, ठीक है। तो हम जब टीचिंग बताएंगे और आपको चूँकि ये कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट कभी फिर इसके बारे में जो 17 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 13 और आपको पेडागॉगी का क्वेश्चन बताया तो वो मिला करके 14, 15, 16 क्वेश्चन हुआ। तो 16 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन फिर कभी हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि आज 14 अक्टूबर है, 16 या 17 अक्टूबर से संडे से आपका जो लाइव क्लासेस हैं जूम ऐप के थ्रू वो लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग आपका रहेगा 8 या 8 PM या 8:30 PM, जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें इन्फॉर्म आपको कर देंगे। ये आपका संडे से, इस संडे से, इस वीक से यानी कि 17 तारीख से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। तो जो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो के लिंक जो
डिस्क्रिप्शन है उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। जिनको पेडागॉजी का यानी कि जो शिक्षण अधिगम है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आता है उसका यदि आपको क्लास करना है तो उसके क्लास के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको वह लिंक मिल जाए और आप क्लास में आ सकें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पर। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षण अधिगम यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पर अब शायद 1 या 2 वीडियो ही यूट्यूब पर आएगा, बाकी बाद इसका वीडियो यूट्यूब पर नहीं हम डालेंगे क्योंकि उसका लाइव क्लास होगा और लाइव क्लास में ही उसके चीज़ें आएंगी उसका। और चूँकि कई सारे सेक्शन अभी छूटे हुए हैं जिसमें झारखंड है, हो सकता है जीएस की क्लासेस या खोटा की क्लासेस मैं शुरू करूं जो कि ऑन एयर यानी कि यूट्यूब पर आएगा। तो यूट्यूब पर पेडागॉजी से संबंधित कोई भी वीडियो अभी मुश्किल है कि उसको अपलोड कर पाएँ, लेकिन झारखंड और मे भी खोटा से संबंधित वीडियो नेक्स्ट वीक से आपका यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।